बीबीसी दुनिया में आज देखिए, क्या ईरान की सत्ता बदलने की तैयारी में है ट्रंप? ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद ट्रंप ने दिए ईरान की सत्ता को बदलने में दिलचस्पी के संकेत। वहीं ईरान ने कहा, अमेरिका बेवजह हुआ जंग में शामिल, दिया जाएगा जवाब। जानेंगे क्या हो सकता है ईरान का अगला कदम। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। कार्यक्रम में आज देखिए, ईरान इजराइल में तेज हुआ संघर्ष। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई जगहों पर किए हमले। कहा, दमनकारी सरकार को बनाया जा रहा है निशाना। ईरान भी इजराइल में कई जगहों को मिसाइलों से बना रहा है निशाना। कैसे अमेरिका के स्टेल्थ बॉम्बर्स ने ईरान में हिट किए थे टारगेट्स। झांसे में रखने के लिए कैसे बनाई गई थी खास रणनीति, दिखाएंगे। कैसे इन हमलों में पनडुब्बी का भी हुआ इस्तेमाल। मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग छिड़ने की आशंका से दुनिया भर में तेल की कीमत बढ़ने का खतरा। शेयर बाजारों पर भी पड़ रहा असर। जानेंगे इन हालात के लिए कितना तैयार है भारत। अमेरिका के दखल के बाद ईरान इजराइल में संघर्ष और तेज होता दिख रहा है। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर हमलों का नया सिलसिला शुरू किया है। इन हमलों में जिन जगहों को नुकसान पहुंचा है उनमें एविन जेल भी शामिल है। इस जेल में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स को हिरासत में रखा जाता है। इसके अलावा पैरामिलिट्री इंस्टीट्यूशंस को भी नुकसान पहुंचाया गया है। इजराइल के विदेश मंत्री गिडियोन सार ने एक्स पर एक सीसीटीवी फुटेज पोस्ट किया है, जिसमें यह नजर आ रहा है कि हमले में जेल के एंट्रेंस को नुकसान पहुंचा है। और इजरायली सेना ने रात को भी 20 फाइटर जेट्स से ईरान में हमले किए। और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता डैन जॉनसन। इसराइल ने आधी रात के बाद ईरान के सैन्य ठिकानों पर लगातार हवाई हमले किए। जब से दोनों देशों के बीच संघर्ष शुरू हुआ, इसको तब से अब तक की सबसे खतरनाक बमबारी बताया जा रहा है। इस हमले में ईरान के मिसाइल भंडार और लॉन्चिंग सिस्टम को निशाना बनाया गया, जिसका इस्तेमाल इसराइल के खिलाफ किया जा सकता है। इसराइल ने कहा है कि वो ईरान की क्षमता को कम करने के लिए ऐसे हमले करते रहेगा। और ईरान ने भी इसराइल पर मिसाइलों से हमले तेज कर दिए हैं। इसराइल ने कहा है कि देश के कई हिस्सों में ईरानी मिसाइलें गिरी हैं। इस पर और जानकारी के लिए हमने कुछ देर पहले बात की यरूशलेम में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्रा से। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर फौज के प्रवक्ता ने रिपोर्टर से बात की और यहाँ पर उन्होंने बताया कि सुबह से कई बराज जो है मिसाइल्स के इसराइल पर गिरे हैं। इसराइल के उत्तरी, दक्षिणी और मध्यवर्ती इलाकों में हर जगह जो है वो मिसाइल्स आए हैं। लेकिन उनका ये कहना था कि कुल मिलाकर के तकरीबन 22 से 25 मिसाइल जो है वो इसराइल पर आज ईरान ने फायर किए हैं, लेकिन उसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। यहाँ पर प्रशासन ने भी इस तरह के बंदोबस्त किए हैं कि लोग जो है इन सारे निर्देशों का सख्ती से पालन करें और लोग जो है खुद भी काफी पहले की तरह लापरवाही करते हुए नजर नहीं आ रहे। और वो जब भी इस तरह का अलार्म बज रहा है या जब भी इस तरह की चेतावनी आ रही है तो वो तुरंत सुरक्षित घरों का रुख कर रहे हैं और वहां पर जब तक उन्हें वहां से बाहर निकलने के लिए आदेश नहीं आते तब तक वो अंदर बने रहते हैं। और अमेरिका ने ईरान पर जो हमला किया है उसे कैसे अंजाम दिया गया, इस बारे में बीबीसी को जानकारी मिली है। ऐसा करने के लिए अमेरिका ने 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया था। इसमें स्टेल्थ बॉम्बर्स यानी ऐसे प्लेन भी शामिल थे जो आसानी से पकड़ में नहीं आते। इस मिशन का नाम ऑपरेशन मिडनाइट हैमर रखा गया था। बीबीसी सिक्योरिटी एनालिस्ट गॉर्डन कॉरेरा बीबीसी वेरीफाई के साथ उन्होंने मिलकर ये पड़ताल की कि हमलों का असर क्या हुआ। ये अमेरिकन B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ईरान पर ऐसे हथियारों से हमला करने के बाद घर लौट रहे हैं जिन्हें पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था। लेकिन इस ऑपरेशन को अंजाम देना आसान नहीं था। आइए समझते हैं कैसे। B-2 प्लेन्स के एक ग्रुप ने अमेरिका से पश्चिम में पैसिफिक की ओर उड़ान भरी, लेकिन एक चाल थी। 7 और प्लेन्स ने पूर्व की ओर 18 घंटों की उड़ान भरी, हवा में फ्यूल भरवाया और आपस में कम ही कम्युनिकेट किया। लेकिन इससे पहले कि ये ईरान पहुंचते, एक अमेरिकी पनडुब्बी ने इस्फहान न्यूक्लियर साइट की ओर 2 दर्जन मिसाइलें दागी। फिर B-2 चुपके से ईरानी एयर स्पेस में दाखिल हुए और 2 और टारगेट्स पर हमले किए। उन्होंने 14 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स या बंकर बास्टर बम गिराए। चर्चा ये भी हो रही है कि अमेरिकी हमले कितने सफल रहे। आइए ये भी समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिका के निशाने पर वो जगह थी जो मुख्य थी, वो है फोर्दो।
अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स उस जगह एकदम ऊपर पहुंचे जहां ईरान यूरेनियम को एनरिच करता है, जिसका न्यूक्लियर बम बनाने में भी इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पहाड़ के काफ़ी नीचे सुरंगों का एक जाल बना हुआ है। अमेरिका ने इसी जगह को तबाह करने के लिए B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया। हमले से पहले ये जगह कुछ ऐसी थी और BBC वेरीफाई ने कंफर्म किया है, हमले के चंद घंटों बाद इसका हाल कुछ ऐसा था। आप इसमें बीच के कुछ गड्ढे देख सकते हैं। ऐसा लगता है ये वो जगह हैं जहां बम गिरे, नीचे जाकर फट गए। इसके आसपास जो सफ़ेद सा कुछ दिख रहा है, हो सकता है वो धमाकों के बाद निकले कंक्रीट के टुकड़े हों। और अब ये हैं बम अटैक से पहले इस्फहान की तस्वीरें, और अब ये कुछ ऐसे दिखते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कहना है कि उसे अब तक इन जगहों पर रेडिएशन का पता नहीं चला है। हो सकता है ऐसा इसलिए हुआ हो क्योंकि इन जगहों पर न्यूक्लियर मटेरियल हो ही ना, क्योंकि ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिनमें कुछ दिन पहले यहां से ट्रक जाते हुए दिखे थे। मगर सवाल बरकरार है, क्या इसके बाद ईरान के पास न्यूक्लियर मटेरियल, इक्विपमेंट और वैज्ञानिक हैं और कि वो फिर से सब कुछ पहले जैसा कर सके या न्यूक्लियर बम बनाने की वो कोशिश कर सके? अगर ऐसा है तो आने वाले वक्त में और हमले हो सकते हैं। ईरान पड़ोसी देशों इराक, बहरीन और कतर में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमले कर सकता है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को भी बंद कर सकता है। ये आर्थिक रूप से बेहद अहम रास्ता है, खासतौर पर तेल की सप्लाई के लिए। अमेरिकी B-2 प्लेन अमेरिका में अपने बेस में लैंड कर चुके हैं, तो हो सकता है मिशन भी खत्म हो गया हो, लेकिन जिस जंग में वो शामिल हुए, हो सकता है उसकी बस शुरुआत हुई हो। और राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स पर किए गए हमले को काफ़ी बड़ी बात कहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर ईरान में सत्ता बदलने के भी संकेत दिए हैं। हालांकि उनकी सरकार के दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा था कि ईरान पर हमले का मकसद सत्ता में परिवर्तन नहीं था। देखिए BBC संवाददाता जो इनवुड की रिपोर्ट। एक कमाल के मिशन के बाद अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स कैंसस की एक साधारण सी एयरफील्ड में लौट आए। इस मिशन के नतीजे अब सामने आना शुरू हो चुके हैं। ये वही प्लेन हैं जो बिना रुके ईरान पहुंचे और रात के अंधेरे में देश के 3 सबसे अहम परमाणु ठिकानों पर हमला किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने जोर देकर कहा कि यह मिशन ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए था, सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं। लेकिन फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, सत्ता परिवर्तन कहना राजनीतिक तौर पर सही नहीं है, लेकिन मौजूदा ईरानी सरकार अगर ईरान को फिर से महान नहीं बना पा रही तो फिर वहां सत्ता क्यों नहीं बदलनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया गया कि दुनिया एक बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिका की बमबारी पहले से ही मुश्किलें झेल रहे इस इलाके के लिए खतरनाक है। अब हम जवाबी हमलों के अंतहीन सिलसिले में फंस सकते हैं। रूस और चीन ने इन हमलों की आलोचना की, वहीं इसराइल और ईरान के प्रतिनिधियों ने अपने देश का बचाव किया। एक स्वतंत्र और शांति चाहने वाले देश इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने युद्ध की चाहत रखने वाले अमेरिका को आगाह किया था कि दलदल में न घुसे। परमाणु हथियारों से लैस ईरान मौत की सजा होता, हमारे लिए भी, आपके लिए भी। जहां एक और डिप्लोमैट्स बहस कर रहे थे, वहीं पास ही लोगों की भीड़ ईरान पर हुए हमलों का विरोध कर रही थी। ऐसे ही प्रदर्शन कनाडा और फ्रांस में हुए। बेल्जियम में नेटो मुख्यालय के बाहर और पाकिस्तान में भी हुए। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर में रह रहे अमेरिकी नागरिकों को सतर्क रहने के लिए कहा है। इस बीच यरूशलेम की ओल्ड सिटी की दीवारों पर अमेरिका के कदम को सराहा गया। हालांकि पिछले 24 घंटों के नतीजे अब भी पूरी तरह सामने नहीं आए हैं। ईरान ने दुनिया के सबसे बिजी समुद्री रास्तों में से एक होर्मुज को बंद करने की धमकी दी है और जवाबी कार्रवाई की बात कही है। जो कुछ वो करेगा उसका असर हम सब पर पड़ सकता है। BBC संवाददाता जो इनवुड की रिपोर्ट। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेशेकियान ने कहा है कि उनके देश को धमकाया नहीं जा सकता और अमेरिका को इस हमले का जवाब जरूर मिलेगा। BBC को ईरान से ब्रॉडकास्ट करने की इजाजत नहीं है, लेकिन BBC की पर्शियन सर्विस ने वहां के हालात जानने की कोशिश की है। तो ईरान का अब अगला कदम क्या हो सकता है? ईरान की सरकार के सामने क्या विकल्प हैं? देखिए BBC संवाददाता सियावश अदलान की रिपोर्ट।
भीड़ के बीचों बीच ये ईरान के राष्ट्रपति हैं जो अमेरिका पर गुस्सा निकालते सैकड़ों पार्टी समर्थकों से घिरे हुए हैं। ये महिला कह रही हैं कि अमेरिका ने जो किया वो माफी के काबिल नहीं है। ईरान उनकी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत है। लेकिन शनिवार रात को हुए अमेरिकी हमलों के बाद यहाँ की सत्ता काफी कमजोर पड़ गई है। तो आगे क्या होगा? ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई या तो अपने अहम को छोड़कर शायद अपने शासन और देश को और नुकसान से बचा सकते हैं, या फिर लड़ाई जारी रखकर वो सब कुछ खतरे में डाल सकते हैं। ईरान के लोगों की राय अब बटी हुई है। इसका कड़ा जवाब देना चाहिए। यहाँ ईरानी लोगों की पहचान दांव पर लगी है। मेरे हिसाब से ईरान को थोड़ा सोचने की जरूरत है। जहां तक देश के रेवोल्यूशनरी गार्ड का सवाल है तो उन्होंने कहा है कि इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अड्डे खतरे में हैं, लेकिन वो जानते हैं कि जवाबी कार्रवाई से अमेरिका के और हमले होंगे। ये ईरान के सरकारी टीवी चैनल के रिपोर्टर हैं जो फोर्दो गए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं दिखा, लेकिन अमेरिका का कुछ और कहना है। कमजोर और शर्मिंदा हुए ईरानी शासन को देश के लोगों का भरोसा और सत्ता पर पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। बीबीसी संवाददाता सियावश अर्दलॉन की रिपोर्ट। और ईरान पर हुए हमलों ने न केवल उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचाई है। ऐसे में आम ईरानी लोगों पर इस संघर्ष के कारण क्या आर्थिक असर होगा, इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बीबीसी पर्शियन के संवाददाता बहरांग तेजदेन। Since the start of the attacks by Israel, the stock market, the currency market, the gold market... जब से इसराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए हैं, तब से ईरान में स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट और गोल्ड मार्केट बंद हैं। ईरान की सरकार ने इसका आदेश दिया है। वहाँ की इकोनॉमी अब सर्वाइवल मोड में जा चुकी है, इसलिए पेट्रोल के लिए लंबी कतारें नजर आ रही हैं। हमने लोगों को ब्रेड के लिए घंटों तक लाइन में खड़े देखा है। कुछ हिस्सों में अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई है। हमने कुछ लोगों को देखा है जिनके पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं बचा है, जैसे मजदूर। हमने ये भी देखा है कि जब से ईरान की सरकार ने इंटरनेट पर रोक लगाई है, तब से कई छोटे और माइक्रो बिजनेस का कामकाज पूरी तरह से बंद पड़ गया है। हम सैकड़ों हजारों लोगों की बात कर रहे हैं। इनमें से कई महिलाएं हैं जो तेहरान के बाहर हैं, बड़े शहरों से दूर हैं, लेकिन वो अपने घरों पर जैम से लेकर ज्वेलरी तक बनाती हैं और लोगों को बेचती हैं, मगर अब वो उनकी रोजी रोटी बंद हो चुकी है। बैंक सेफा, जो ईरान का सबसे बड़ा बैंक है, बीते हफ्ते उस पर साइबर अटैक हुआ था। ऐसा माना जा रहा है कि ये हमला इसराइल फंडेड एक ग्रुप ने किया था। इसकी वजह से लाखों लोग इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। वो एटीएम से पैसे तक नहीं निकाल सकते। इनमें से कुछ लोगों से मैंने बात की। उनका कहना था कि उन पर अब बेसहारा होने का खतरा मंडरा रहा है। believed to be sponsored by the Israeli state. और ईरान पर तो इसका असर हो रहा है। सवाल ये कि बाकी दुनिया पर असर क्या होगा, जैसे कि भारत पर। जैसा कि हमने देखा, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है। दुनिया का करीब 20% तेल और गैस इस पतले से शिपिंग लेन से होकर ही गुजरता है। अगर ईरान इसे बंद कर देता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर असर हो सकता है। तेल की कीमत में तेजी से इजाफा हो सकता है, और ऐसा हुआ तो भारत में इसका क्या असर हो सकता है, और भारत सरकार क्या कदम उठा रही है इसके लिए, बता रही है बीबीसी संवाददाता अर्चना शुक्ला। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल और गैस विदेशों से मंगवाता है। तो अगर विदेश में तेल और गैस के दाम बढ़ते हैं तो इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा, और आगे चलकर रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो सकती हैं। ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में टेंशंस की वजह से क्रूड ऑयल के दाम जो हैं वो पिछले 5 महीनों में अपने सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। पर फिलहाल भारत की सबसे कड़ी नजर ईरान की इस धमकी पर है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो चैनल है जहां से मिडिल ईस्ट से निकलने वाला तेल और गैस शिप किया जाता है। भारत के लिए करीब 40% तेल और आधे से ज्यादा कुकिंग गैस जो इंडिया निर्यात करती है
वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू आता है। तो अगर ये चैनल बंद हुआ, इसका सीधा असर इंडिया के सप्लाई पर भी पड़ेगा। फिलहाल भारत सरकार का कहना है कि उनके पास अगले 3 हफ्तों तक का तेल और गैस का भंडार है और वो दूसरे ऑल्टरनेट सोर्सेज और चैनल्स और रूट्स के थ्रू भी तेल और गैस खरीद रहे हैं, दूसरे देशों से भी खरीद रहे हैं। जून के महीने में डेटा कहता है कि भारत ने रशिया से अपनी क्रूड ऑयल की सप्लाईज बढ़ा दी है। साथ ही साथ पिछले 2 सालों में इंडिया ने जो डाइवर्सिफाई किया है अपने क्रूड ऑयल सप्लाईज को, अब वो रशिया से ज्यादा खरीदता है। रशिया आज के डेट में इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर है। ब्राजील से, वेस्ट अफ्रीका, अमेरिका से भी भारत अब काफी तेल खरीद रहा है, जिससे एक्सपर्ट्स का मानना है कि मिडिल ईस्ट पर निर्भरता कम होती है और अभी के समय में इंडिया को फायदा भी हो सकता है। हालांकि दूसरे देशों से आने वाला तेल थोड़ा महंगा पड़ेगा क्योंकि वो लंबे चैनल्स के थ्रू आएगा, पर मिडिल ईस्ट में बढ़ने वाली टेंशन्स का सीधा असर निवेशकों पर भी है। चिंता बढ़ी है और इसका असर शेयर मार्केट पर भी दिख रहा है। सोमवार को शेयर मार्केट में भारी गिरावट आई थी और वो 500 अंकों से नीचे बंद हुआ। और अब इस तनाव को लेकर दुनिया भर में कई अंदेशे हैं। और अब दुनिया की कुछ और अहम खबरें बीबीसी ग्लोबल राउंडअप में। गजा में लोगों की जान जाने का सिलसिला जारी है। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि शनिवार से गजा में 51 लोग मारे गए हैं। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक इजरायली सेना ने रविवार को गजा सिटी और राफा में एड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के पास कई लोगों पर गोली चलाई है। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि कीव और उसके आसपास के इलाकों में रूस के ताजा हमलों में 7 लोग मारे गए हैं, 20 से ज्यादा घायल हुए हैं। यूक्रेन के गृह मंत्री ने कहा है कि रिहायशी इलाकों, अस्पतालों और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। और कार्यक्रम को लेकर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका। आज के लिए इतना ही।